तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अमित जटा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 का चारपेट मेथड। आज का ये लेक्चर फोर्थ लेक्चर है हमारा, जिसमें हम चारपेट मेथड पढ़ेंगे। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हर एक सेमेस्टर का कॉपी पेपर उठा देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन इसी के मिल ही जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है होने के साथ साथ ये बहुत सरल भी है। ठीक है, तो देखो इसका कुछ एक फॉर्मूला होता है। अगर ये इसका लंबा चौड़ा सा आपको ये दिख रहा है, ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अगर आपको इसको याद रख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं है। ये ऊपर दिया है डीपी अपॉन दिया है, ये इसका डेरिवेटिव है और इसका ये पार्शियल डेरिवेटिव है। बस इनको आपको याद रखना होता है। माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है और इसमें वैल्यू पुट कर देनी, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और जो क्या आंसर है कि डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इजकल टू डीपी, ये डी क्यू है, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। देखो इसका याद रखने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे डीपी है, यहाँ पे डी क्यू, यहाँ पे डी जेड और डेल वाई। ये डेल वाई नहीं होगा, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया, डी जेड होगा। ठीक है, और अपॉन में देखिए ध्यान रखोगे कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, फिर किसके बाद डेल एफ अपॉन डेल वाई। देखो इस पर फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा, पी डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस क्यू डी एफ अपॉन डी जेड इक्वल टू, ये दोनों हो गए यार। पहले क्यू पी आएगा फिर क्यू आएगा, इसमें पहले मैक्स फिर वाई, फिर तो ये दोनों सेम रहेंगे दोनों के। नेक्स्ट क्या है, डेल जेड में क्या होगा कि माइनस पी आएगा तो माइनस क्यू भी आएगा, वहाँ की दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पे पी है तो यहाँ पी आएगा, यहाँ क्यू आएगा। माइनस में यहाँ पी है तो यहाँ भी पी आएगा, यहाँ क्यू है तो यहाँ भी क्यू आएगा। नेक्स्ट डीएक्स के लिए देखेंगे तो माइनस डी एफ अपॉन डी डेल पी इक्वल टू डी पी अपॉन डेल एफ माइनस डेल एफ माइनस डेल क्यू। ये है इसका फॉर्मूला। देखो इसका ये फाइनल आंसर होता है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? कंप्लीट सॉल्यूशन डी जेड इज इक्वल टू, इसका होता है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, देखो पी डी एक्स प्लस क्यू डी टी वाई प्लस सी, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। सी यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना भी चलेगा। डी पी अपॉन डी एक्स प्लस डी क्यू, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, मतलब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से और अपने क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो देखो, सॉल्व बाय चारपेट मेथड, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा हुआ है चारपेट मेथड से आप इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन होगा q इजिकल टू पी स्क्वायर 3p², ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सोल्व करना है हमको चारपेट मेथड से। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या करना है हमको। सबसे पहले देखो हमको p बराबर 3p² दिया है। सबसे पहला स्टेप में हमको यही करना है, कुछ भी चारपेट मेथड में आ जाए सबको एक साइड लेके आ जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको एक साइड ले आएंगे और उसको कोई फंक्शन मान लेंगे। मान लिया हमको f मान लिया, इसमें एफ दिया, इसको f मान सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका सबके साथ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, बाय जेड के सापेक्ष करेंगे, बाय के सापेक्ष, मतलब हम इसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष बाय जेड पी क्यू सबके साथ में डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, और वहाँ की वैल्यू आएंगे इसको पुट कर देंगे और आगे का अपन देखते हैं देखो क्या होगा। तो सबसे पहली स्टेप मैंने क्या बताया कि सबकी को एक साथ लेके आना। तो यहाँ जो भी है ये दो ही चीज़ें, देखो क्यू, इसको एक साथ लेके आऊँगा 3p² हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 0 ना लिख के 0 आएगा, लेकिन इसको 0 ना लिख के मैं क्या कर लेता हूँ, इसको f मान लेता हूँ, कोई दिक्कत इसमें। आप देखो ये आ गई हमारी मेन इक्वेशन, मान लो इसको समीकरण नंबर 1 देकर छोड़ दो। हमको x यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आएगा देखो डी एफ अपॉन डेल एक्स। देखो इसमें कहीं भी तुमको x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये सारे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसका 0 हो जाएगा। देखो डेल एफ अपॉन डेल बाय का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो इसमें कहीं बाय दिख नजर आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है। ये क्यू है माइनस 3p² है, बाय नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो अगर हम इसका डेल एफ अपॉन डेल जेड के सापेक्ष भी करते हैं, तो इसमें कहीं जेड नजर आ रहा है तुमको, नहीं आ रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखो अब होता है मेन काम शुरू।
आप देखो मैं इसका डेल एफ अपॉन डेल पी, इसका पी के सापेक्ष करना चाहता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्यू हमारा कांस्टेंट वेरिएबल रखा गया, इसका हो जाएगा 0 माइनस 3 एज इट इज है, पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ये वाला तो हमने पढ़ा होगा, ए की पावर n इज इक्वल टू हो जाता है n ए की पावर n माइनस 1, ये वैसे फॉर्मूला है इसका डी बाई डी एक्स का, ठीक है। यहाँ से दिया जाएगा क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू 3 माइनस 6p, जिसका आ गया p के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। इसका करते हैं हम इसके सापेक्ष q के सापेक्ष, q के सापेक्ष क्या हो जाएगा, इसमें देखो q एक वेरिएबल है, बाकी 3p स्क्वायर हमारा क्या है कांस्टेंट रहेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 0, q का हो जाएगा 1 प्लस 0, हमारे पास आया 1। इतना कर लिया है, तो अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, ये पूरी वैल्यू उठा के समीकरण में रख देना है, पूरे फॉर्मूला में ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या करना है कि हमको लिख देते हैं इसमें, या आप लिख लीजिए और इसका हम पुट करते हैं वैल्यू, तो पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको दिया है डी अपॉन, ये बात बिल्कुल ध्यान से देखना, कंसेप्ट नहीं लगेगा बस, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो मैं रख देता हूँ 0, दिया है प्लस साइन p, अब डेल एफ अपॉन डेल जेड का वैल्यू क्या है 0, तो मैं रख दिया 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजिकल टू यहाँ देखिए डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है 0, डेल वाई का वैल्यू 0 है तो मैं 0 लिख दूँ, प्लस यहाँ पे दिया है q, ये वाला q, डेल एफ अपॉन डेल जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू 0, मैं लिख देता हूँ 0। कितनी बात क्लियर है, अब देखो आगे डेल जेड डी जेड अपॉन माइनस पी, डी एफ अपॉन डी पी की वैल्यू क्या है, डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू कहाँ गई, ये माइनस 6p, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 6p, ठीक है, और माइनस q, ये वाला माइनस एक q, डेल एफ अपॉन डेल q का वैल्यू क्या है, डेल एफ अपॉन डेल q का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये मैं 1 लिख देता हूँ। आगे देखो dx माइनस साइन है, माइनस प्लस की पूरा कैलकुलेशन है इसमें, अगर माइनस प्लस गड़बड़ हो गया तो आंसर अपना गड़बड़ आ जाएगा। तो डेल एफ अपॉन डेल पी का वैल्यू क्या था हमारे पास माइनस 6p, देखो ये माइनस इसमें दिया था और ये क्वेश्चन का है, ये फॉर्मूला का है माइनस, और ये अपन को डिफरेंशिएट करने पर मिला था। अब देखो डेल बाय अपॉन माइनस एज इट इज, डेल अपॉन डेल क्यू का वैल्यू क्या था 1, ये 1 था, रख दिया। इतना क्लियर है आपको, कुछ नहीं किया, ये पहले उसका डिफरेंशिएशन कर लिया है, फिर उनकी वैल्यू को इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर दिया है। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, dp अपॉन 0 हो जाएगा, इसके बाद बराबर डेल क्यू अपॉन 0, नेक्स्ट स्टेप ये, ठीक है। यहाँ से बचेगा डेल जेड अपॉन, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6p स्क्वायर हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस क्यू रहेगा, ठीक है, फिजिकल टू डेल एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6p और डेल वाई अपॉन 1 माइनस का, ठीक है। कहीं गलत किया क्या, नहीं किया, तो इतना आप लिख लीजिए और इसको मिटा के हम वापस से लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह की बहुत कमी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसको भी लिखा रहने देते हैं, एक दो क्वेश्चन और लगाएंगे तो देखो क्या आया था हमारा। देखो हमारे पास बनी थी 6 इक्वेशंस, मतलब कि dp बनी थी dq dz dx dy थी हमारे पास। इन दोनों में से दो के नीचे आ रहा था 0, मिटा दिया, बता नहीं सकते, दो के नीचे 0 थी। अब दोनों में 6 में से हम किसी दो को ले लेते हैं, किसी का कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ 2 लिखी थी, इन दोनों को कंपेयर करवा देता हूँ। तो क्या था हमारे यहाँ पे टैकिंग अबाउट टैकिंग फर्स्ट 2 टर्म्स, 2 पेयर लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या था dp अपॉन 0 था और dq अपॉन 0 था। मैंने फर्स्ट वाली 2 ले ली हैं, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए इसमें आप लोगों को।
फर्स्ट टू लेनी है, ये और ये टू, ये सेकंड थर्ड है, फोर्थ है, फाइव। मैं चाहूँ तो इन दोनों को ले सकता था, उसमें इन दोनों को ले सकता है, इन दोनों किसी का भी ले सकता था। मैं चाहता इन दोनों को ले लेता, इन दोनों को ले लेता, ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इन दोनों के लिए जीरो है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को ले रहे हैं। आप चाहो तो किसी और को भी लेकर ट्राई कर सकते हो। तो देखो मैं क्या कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई कांस्टेंट होगा, इसका कोई कांस्टेंट होगा। तो मैं मान लेता हूँ p इक्वल टू, ये कोई कांस्टेंट है, इसका मान लिया p है, इसका मान लिया जीरो, ये आ गया हमारा p। अब मैं p इक्वल टू a आया हमारे पास। अब ये वैल्यू को मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। तो इस वैल्यू उठा समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो q क्या आ जाएगा, q इक्वल टू 3, p की प्लेस पे क्या जाएगा a, तो हो जाएगा a स्क्वायर। हमारे पास आ गया किसका वैल्यू, p, q का वैल्यू। अब हमको चाहिए q का वैल्यू, सॉरी हमारे पास q का वैल्यू आ गया है, p का वैल्यू हमको चाहिए। तो देखो क्या करते हैं, तो देखो q का वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा q इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब देखो हमारे पास p का वैल्यू भी आ चुका है, q का वैल्यू आ चुका है। हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन जो था dz इक्वल टू p dx प्लस p dy था, 2dy है ना। तो देखो यहाँ पे आंसर आएगा dz इक्वल टू, p का वैल्यू क्या है a, तो a लिख दिया, dx प्लस q का वैल्यू क्या है हमारे पास 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, ठीक है, और ये dy साथ में। अब देखो इसका भी इंटीग्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि हमको z का वैल्यू चाहिए। तो मैं सबका कर देता हूँ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने पर चाहो तो इंटीग्रेशन लिखो या मत लिखो, या साइन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, z समझ रहे हैं, लिख के बताओ, चलो लिख ही देता हूँ, भूल लोगे फालतू। तो देखो dz इज इक्वल टू, यहाँ भी साइन है, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, dz dx प्लस 3a स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 3a स्क्वायर, q भी कांस्टेंट है, बाहर लो, बचेगा हमारा dz dy। अब देखो dz का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, यहाँ कोई 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन z के सापेक्ष क्या होगा, z, ये हमारा कांस्टेंट है, dz dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा, प्लस ये 3a स्क्वायर, क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, कहीं गलती की क्या है हम लोगों ने, देखो q का वैल्यू तो मैंने रख दिया ना, तो ये क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, वाई तक मैं देख नहीं पाया, गलती से आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 3a स्क्वायर बचा और dy का क्या हो जाएगा y। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, वो गलती से मैं देख नहीं पाया था, इसलिए गलती से लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, आंसर। देखो इसका मॉडल मतलब बिल्कुल सरल है, कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले कोई भी हमको कोई वैल्यू दी होगी, कोई भी हमको क्वेश्चन दिया होगा गिवन फंक्शन, उसको सबसे पहले एक साइड लेकर आना है, ठीक है, फिर उसको फंक्शन मान लेना है, और उसको जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके सापेक्ष हमको डिफरेंशिएशन कर लेने हैं, सब सारे p के सापेक्ष, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, पांचों के सापेक्ष कर लेने हैं। फिर उनकी जो वैल्यू आई उनको सबसे पहले उसमें पुट कर देना है। फिर क्या आएगा, जो हमारे पास इसे कोई कांस्टेंट आएगा, उसको जगह पे हमको कांस्टेंट ऐसे p इक्वल टू, इसमें a आया, तो a को हमने कहाँ उठा कर दिया, जो गिवन इक्वेशन समीकरण में क्वेश्चन हमको दी हुई थी, रख दिया। फिर वहाँ से हमको q का वैल्यू निकाला है, पर p और q के वैल्यू हमने कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि होता है dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy, इसमें रख देना है, और फिर उसका बार बार इंटीग्रेशन कर देना है, फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले के स्टेप में पूरा हो रहा है, सबसे पहले जो भी ऐसे मान लीजिए कोई सबसे पहले एक साइड कर लेना, सबको फंक्शन बना लेना है सबसे पहले कोई भी, फिर इंटीग्रेशन करना है सबसे पहले, सेकंड थर्ड में हमको कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देनी, कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देनी है, और पांच में जो कंप्लीट सॉल्यूशन आता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो हमको मिल जाता है। और करने बाद कंप्लीट सॉल्यूशन दोनों की कांस्टेंट वैल्यू रख दोगे आप, किसकी यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू होगी, p और q की वैल्यू आप रख दोगे, तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद में हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन दोबारा से। देखो एक तो हमारे पास सेकंड नंबर पे इंटीग्रेशन होगा, एक लास्ट में इंटीग्रेशन होगा, और जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो यही इसकी वर्किंग होती है, ठीक है, तो इसको नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर y इज इक्वल टू z क्यू जेड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबके एक साइड लेकर आएंगे, तो ले आते हैं। देखो p स्क्वायर q स्क्वायर y माइनस z की इक्वल टू
0, इसको हम मान लेते हैं f। सबसे पहले क्या करना है, इसके x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, p q सारे के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो करते हैं धीरे धीरे। डेल f अपॉन डेल x, x सापेक्ष करें, x कहीं पे है नहीं, 0 मार दो, एक खत्म। डेल f अपॉन डेल y, लेकिन है इसमें y है, तो देखो ये हमारा कांस्टेंट है 0 0 0 हो जाएगा कांस्टेंट का 0, तो बचेगा क्या यहाँ पे, y का 1 हो जाएगा और वैल्यू आएगी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ऐसे ही हम इसका करते हैं z के सापेक्ष, z कहीं पर नजर आ रहा है तो ये वैल्यू नहीं है, इसमें नजर आ रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और बचेगा ये, तो इसका बचेगा माइनस, y का हो जाएगा 1, z का हो जाएगा 1 और बचेगा हमारे पास कांस्टेंट q। अब हम करते हैं किसके सापेक्ष, p के सापेक्ष कर लेते हैं। तो p के सापेक्ष करें तो क्या आएगा, ये हमारा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, बचेगा ये, तो देखो p हमारा q हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारे पास आएगा बाय p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, बचेगी ये, तो q को p को हो जाएगा 2p बाय। ठीक है, अब कर लेते हैं हम q के सापेक्ष। q के सापेक्ष कहीं पे q नजर आ रहा है, हाँ इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका हो जाएगा 2q बाय माइनस q का हो जाएगा 1 और z हमारा रहेगा कांस्टेंट। ये हो गया हमारे पास इसके डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप कहते हैं इनकी वैल्यू पुट कर दो, कर देते हैं। तो देखो यहाँ से रखना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले dp अपॉन, इसमें रखेंगे x के सापेक्ष क्या था 0 है, p z के सापेक्ष किया था तो क्या आ रहा था हमारे पास q, वो भी माइनस का, तो मैं चिन्ह को हटा के यहाँ पे हटा ही देता हूँ, माइनस पी क्यू आ जाएगा और डी क्यू अपॉन y के सापेक्ष क्या आंसर था इसका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या था हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये वाला क्यू और जेड के सापेक्ष आंसर क्या था माइनस क्यू, तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन क्यू। अब देखो अब आता है जेड डेल जेड डी जेड माइनस पी एज इट इज, डेल अपॉन डेल पी के सापेक्ष क्या था हमारे पास 2p वाई, मैं लिख देता हूँ 2p वाई माइनस क्यू और क्यू के सापेक्ष क्या था ये पूरा, इसको लिख देते हैं एज इट इज 2q बाय माइनस जेड, ये पूरा इसके बटे में, और आगे डेल डी एक्स अपॉन माइनस पी के सापेक्ष क्या था ये, तो 2p वाई इजिकल टू डी वाई अपॉन माइनस क्यू के सापेक्ष क्या था ये पूरा 2q बाय माइनस जेड, ये इतना सारा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो यहाँ से ये क्यू क्यू स्क्वायर होगा तो क्यू स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या डी पी अपॉन माइनस पी क्यू, बचेगा डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ पे ये बचेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों का कंपेरिजन कर लें, या यहाँ बचेगा पी स्क्वायर, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर, तो इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो हमको आसानी से आंसर आ सकता है। तो देखो क्या करते हैं, तो टेकिंग अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड, मैं ले लेता हूँ डी पी अपॉन माइनस पी क्यू, इधर है हमारे पास डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर, तो इस पी से पी है तो बचा हमारे पास डी पी अपॉन क्यू बचा इधर, उधर बचेगा हमारे पास डी पी अपॉन पी, ये क्यू है। अब देखो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसके इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, इसके डी पी अपॉन क्यू हो जाएगा, इधर क्यू के पास क्यू पहुंच जाएगा, तो डी पी अपॉन इधर पी आ जाएगा, इक्वल टू इस माइनस साइन को इधर पहुंचा दो, डी क्यू और यहाँ पे क्यू आ जाएगा, इसको इधर ले आओ चाहो तो, देखो डी और इसका कर दो मतलब उधर इंटीग्रेशन, तो पी का क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2 और इसको इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इधर जाके क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और फिर कॉन्स्टेंट भी एक मान लो ऐसे ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम है तो सब पे ये सेम मान लेते हैं, तो इस 2 से ये कॉमन लेफ्ट 2 कट जाएगा और स्क्वायर से तो आएगा हमारे साथ ए स्क्वायर
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ए का वैल्यू। ठीक है, अब देखो ए का वैल्यू आया हमारे पास, ए का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो यही आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन दिया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर, तो मैं इस पूरे का वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर रख सकता हूँ। देखो कैसे रखेंगे, ए स्क्वायर बाय इक्वल टू क्यू जेड। इतना समझ में, यहाँ से अब क्यू का वैल्यू क्या निकालेंगे, क्यू इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर बाय अपॉन जेड। जी आ गया हमारे पास ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर बाय अपॉन जेड। ये हमारे पास क्यू का वैल्यू आ गया। अब हमको चाहिए पी का वैल्यू, और इसके लिए सबसे पहले हमको इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आप सारा लिखिए, मैं सबको मिटा देता हूँ। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आंसर डिग्री कर लिया उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको आगे। स्कूल में क्यू का जो वैल्यू था वो हमारे पास क्या आया था, ए स्क्वायर बाय अपॉन जेड। अब क्यू का वैल्यू हम इसमें रख देंगे, देखो इस प्रकार पी स्क्वायर प्लस क्यू का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बाय अपॉन जेड का होल स्क्वायर का और इक्वल टू बाय, और क्यू का वैल्यू यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बाय अपॉन जेड और जेड। देखो इस जेड से ये तो कट ही जाएगा, और यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, 4 स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और ये बाय क्या बचा इधर, ए स्क्वायर बाय इधर बचा। अब क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, करवा लो, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय प्लस ए की पावर 4 बाय की पावर इधर आएगा थी इसकी 1 और इसकी 2 हो जाएगी हमारी 3 और जेड 2। इधर बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर बाय, यहाँ पे हमको पी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे आएगा, आप क्या कर सकते हैं, हम इन सबको उधर पहुंचा दें बस बाकी इसको बटे में पहुंचा दें, तो देखो किस प्रकार जाएगा। ये तो उधर है, जेड का इंटू उधर करवा दें। ठीक है, या तो चाहो इसको उधर ले जाओ या जेड का इंटू मल्टीप्लाई करवा दो, बात है। तो अब मैं इसका करता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये है हमारे पास पी स्क्वायर बाय जेड, इसको उधर ले जाता हूँ, ये क्या बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर बाय, ये तरह आएगा तो हो जाएगा ए की पावर 4 बाय की पावर 3 जेड की पावर 2। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। आप देखो क्या करते हैं, यहाँ से अपन इसके इधर मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करवा लेते हैं, तो इसके इधर हो जाएगा जेड स्क्वायर ए स्क्वायर और ऊपर से मैं बाय कॉमन ले लेता हूँ एक बार, तो ये बचेगा ए की पावर 4 और यहाँ पर एक बार कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 और अपॉन में जेड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पी स्क्वायर, तो ये बाय से बाय कट जाएगा हमारा, तो बचेगा इधर क्या, देखो हम चाहते इसे ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर 10 कॉमन आएगा तो बचेगा अंदर जेड स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन गया तो यहाँ से बचेगा यहाँ से 2, यहाँ से बाय चला गया कुछ नहीं बचा, और यहाँ से हम ये जेड स्क्वायर अपॉन में। तो देखो इस पी के उधर पहुँचा दें तो इधर क्या बचेगा, सबका अंडर रूट लग जाएगा इधर, तो इस पे अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ए अपॉन जेड बचेगा और इस पे अंडर रूट हमारा लग जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमारे पास पी का वैल्यू
और Q का दोनों का वैल्यू आ चुका है। ये P का वैल्यू है और ये हमारे पास Q का वैल्यू है। अब हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन में इनको दोनों को रख देंगे हम लोग, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? देखो यहाँ पे ये आएगा तो यहाँ पे बाय स्क्वायर बचेगा ना, जो छूट गया है ठीक से। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का P और Q का वैल्यू कंप्लीट सॉल्यूशन रखते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है डी जेड इज इक्वल टू P dx होता है। P का वैल्यू हमारे पास ये है, तो a अपॉन जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय स्क्वायर और dx प्लस Q का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर बाय अपॉन 2, ए स्क्वायर बाय अपॉन 2 था ना, जेड था ये थोड़ा 2 ऐसा लग रहा है, जेड है हमारा। और जहाँ पे हमारा क्या डी वाई, अब इसका करना है हमको क्या, इंटीग्रेशन। तो देखो जेड का क्या हो जाएगा एक्स, जेड का हो जाएगा जेड ही हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें कहीं एक्स नजर आ रहा है तुमको, नहीं आ रहा, तो ये एच आ जाएगा कांस्टेंट ए अपॉन जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय स्क्वायर और dx का हो जाएगा x प्लस इसका बाय है पहले से, देखो ए स्क्वायर अपॉन जेड कांस्टेंट है, बाय का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाय स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर। और क्या कर सकते हैं हमसे, यहाँ बाय है और जी जेड जहाँ पे भी है, यहाँ पे दोनों से कॉमन लेके इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर, तो बचेगा ए अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 जेड बाय स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। इससे आगे शायद और कुछ, यही आंसर है वैसे तो, ऊपर नीचे कुछ हो तो यही है आंसर। और क्या कर सकते हैं, इसको वापस तक पहुंचाओगे, इस पर ये दोनों कट जाएंगे, फिर इस पर अंडर रूट लग जाएगा, इससे अंडर रूट कट जाएगा, इस पर अंडर रूट लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे आंसर पे। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ डाउट है तो वापस से वीडियो देख लेना, कर तो नहीं सकते, ठीक है। वीडियो काफ़ी बहुत लंबा हो गया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।